खूबसूरत ध्यान ज्ञान सत्र में आप सबका दिल से अभिनंदन है दोस्तों। आपका शुक्रिया है कि आप रोज रात को इन ध्यान ज्ञान सत्रों से जुड़ते हैं और रोज एक नए मास्टर से रूबरू होते हैं। हमारे सुबह के जो प्रभात के ध्यान सत्र हैं जो हमारे फेसबुक पेज पे होते हैं, उनसे भी जुड़िए दोस्तों, और अपने दिन का आगाज खूबसूरत रूहानी सफर से करिए, रोज एक नए मास्टर के साथ। यकीन मानिए आपका दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा, आप पूरा दिन प्रसन्न चित्त रहेंगे। तो दोस्तों, कल रविवार है, कल हमारे 2 सेशन अतिरिक्त होंगे। एक लिटिल बुद्धा जो पेज है उस पे होगा शाम को 4 बजे, जो कि बच्चों के लिए है, और एक टीनेजर्स के लिए और छोटे बच्चों के लिए शाम को 7:15 बजे इसी जूम लिंक पर होगा। उनसे भी जुड़िए और कल रात्रि फिर मिलेंगे एक नए मास्टर के साथ रात के 9:30 बजे वाले जूम के ध्यान सत्र में, जिसमें हम अभी जुड़े हुए हैं। जिंदगी में दुख सुख, लाभ हानि, दिन रात, उदासी और खुशी, ये सब उस कायनात के हिस्से हैं। हर एक फीलिंग का, हर एक इमोशन का, हर चीज का अपना महत्व है। जितने महत्वपूर्ण फूल हैं उतने ही महत्वपूर्ण कांटे भी हैं दोस्तों। एक शायर ने बहुत खूबसूरत कहा है, ये चंद रोज का हुस्नो शबाब धोखा है। ये चंद रोज का हुस्नो शबाब धोखा है, सदा बहार है कांटे गुलाब धोखा है। फूल तो फूल हैं, आंखों से घिरे रहते हैं। फूल तो फूल हैं, कांटों आंखों से घिरे रहते हैं। कांटे क्या खूब हैं, हिफाजत में लगे रहते हैं। और गुलशन परस्त हूं मैं, मुझे गुल ही नहीं अजीज। गुलशन परस्त हूं मैं, मुझे गुल ही नहीं अजीज। कांटों से भी मोहब्बत निभाए जा रहा हूं मैं। जी हां दोस्तों, मुझे कांटों पे प्यार आता है। मुझे कांटों पे प्यार आता है, न खिलने की चिंता, न मुरझाने का डर। न खिलने की चिंता, न मुरझाने का डर। इन्हें अटल रहना आता है, इसलिए मुझे कांटों पे प्यार आता है। न धूप न छांव का असर, न धूप न छांव का असर, न पानी न हवाओं का असर। इन्हें हर मौसम भाता है, इसलिए मुझे कांटों पे प्यार आता है। न खुशी की चाहत, न खुशी की चाहत, न गम में आहत। न खुशी की चाहत, न गम में आहत। चाहे कोई नहीं अपनाता है, मुझे कांटों पे प्यार आता है। ना श्रद्धा मिलती, ना श्रद्धा मिलती, ना श्रद्धांजलि देता। ना बालों में बांधा जाता, ना पैरों से रौंदा जाता। इन्हें आत्म सम्मान की रक्षा करना आता है, इसलिए मुझे कांटों पे प्यार आता है। फूल इसलिए अच्छे कि खुशबू का पैगाम देते हैं। फूल इसलिए अच्छे कि खुशबू का पैगाम देते हैं। कांटे इसलिए अच्छे कि दामन थाम लेते हैं। दोस्त इसलिए अच्छे कि वे मुझ पे जान देते हैं। पर दुश्मनों को खराब कैसे कह दूं, वही तो हैं जो हर महफिल में मेरा नाम लेते हैं। सो दोस्तों,
अब तो फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, कैसी मजे की यारो जिंदगी हमारी है, और जिंदगी इसी का नाम है। तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज के विषय की ओर और आज के वक्ता की ओर। आज हमारे बीच में एक बार फिर से सीनियर पिरामिड मास्टर स्नेहा अग्रवाल जी हैं अपने विषय के साथ। मैं ध्यान पंजाब की ओर से, रूहानी मिलन परिवार की ओर से, आप सब की ओर से बहुत ही आदर से, बहुत ही मान से, बहुत ही सम्मान से, बहुत ही एहतराम से स्वागत करता हूं स्नेहा जी का, और उन्हें निमंत्रण देता हूं कि वो आए और आज के खूबसूरत सत्र का आगाज करें। स्नेहा अग्रवाल जी। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी थैंक यू। नमस्ते अनिल जी। नमस्कार जी। बहुत दिनों के बाद आपसे मिलना हो रहा है। नहीं? बहुत दिनों के बाद कर रहे थे आप सबको। टॉपिक पर का स्टार्ट करें? जी जी बिल्कुल। आज जो टॉपिक है वो इट इज बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी के ऊपर हम बात करेंगे। थोड़ी सी आपकी आवाज में डिस्टरबेंस है शायद। एक मिनट, मुझे शायद हेडफोन पड़ेगा। हाँ, अब ठीक आ रही है आवाज? हाँ जी बोलिए जरा। आवाज अब ठीक है? हाँ जी हाँ, अब ठीक आवाज है। अब ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। यस। ठीक है। तो हाँ, तो हम आज ये व्यू जो है, एक मिनट में चेंज कर लेती हूँ। तो हम आज बात करेंगे बॉडी कॉन्शियसनेस के बारे में, और मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ, उसके बाद हम बातें करना स्टार्ट करेंगे। तो बॉडी कॉन्शियसनेस जब हम बोलते हैं तो इसमें हम बातें करते हैं शरीर की, जो हमने शरीर ये जो देख सकते हैं एक दूसरे का, और जो बॉडी है हमारी, उसके बारे में हम बातें करते हैं। तो आप सबके मन में आता होगा कि बॉडी के बारे में हम स्पिरिचुअल जगहों पर क्यों बात कर रहे हैं, और ध्यान की जगह पर हम बॉडी की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान में तो बॉडी का कोई काम नहीं है। तो मैं पहले ये क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ कि आपके हिसाब से स्पिरिचुअलिटी में बॉडी इंपॉर्टेंट है या नहीं है? हमारी बॉडी कितनी इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी में? तो अगर आप चैट बॉक्स पर लिखकर मुझे जवाब देना चाहें या हाथ उठाकर मुझे जवाब देना चाहें, प्लीज दीजिए कि आप सबके हिसाब से बॉडी कितनी इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी में, इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। तो अगर कोई भी बोलना चाहता हो चैट बॉक्स पर, यस सिग्निफिकेंट है, सबकी आवाज, एक दो जनों ने जवाब दिया है, और आप सबका क्या मत है मुझे जानना है, बिकॉज यहाँ पर बॉडी के लिए क्या सोचते हैं, क्या उसका परसेप्शन है, वो विदाउट बॉडी नथिंग वर्क्स। यस, 100% that soul needs to stay in body. Yes, ये जो है ये एकदम करेक्ट आंसर है कि अगर हमको स्पिरिचुअल लाइन में आगे जाना है, अगर हमें स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, तो बॉडी की तरफ ध्यान हमें देना बहुत जरूरी है। सो बॉडी इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी है या सोल की जर्नी है, तो उसमें बॉडी का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। और बॉडी का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बॉडी जो हमने
यहाँ पर आए हैं, हम पृथ्वी पर आए हैं, एक शरीर को हमने धारण किया है, तो उसका एक रीजन है। हमने इस शरीर को एक रीजन से धारण किया है, और उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है वो हम स्पिरिचुअलिटी में, अगर आप अपनी बॉडी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर एक मेडिटेटर होकर आप अपनी बॉडी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ज्यादा ग्रोथ नहीं होगी। आपको अपनी बॉडी की तरफ बहुत ध्यान देना जरूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी में बॉडी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हमें ये ये हमें मैंडेटरी है कि हम अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दें। तो हम जानते हैं कि बॉडी क्या क्या चीजें करता है, और बॉडी क्यों मेरी तरफ से कोई एक्स्ट्रा साउंड ठीक नहीं आ रही है क्या? लगता है मेरे को, शायद लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है साउंड की। 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं ये फैन बंद कर दूं, शायद उससे बेटर हो। देखिए, उसी हिंदुस्तान में आप फैन चला के बैठे हैं, हम गर्म कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। हाँ, यहाँ पर गर्मी है। वही है ना, ये ठंड अभी तक आई नहीं है। कैसा वंडरफुल कंट्री है हमारा देश, कितना सुंदर है कि यहाँ पर अभी तक 24-25 के नीचे टेम्परेचर आए ही नहीं है। तो हाँ, तो अभी बेटर है। हाँ जी, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, वो शायद, हाँ, वो फैन के साउंड का आ रहा होगा जी। तो बॉडी जो है वो एक जो रथ है जिसपे हमारा सोल जो है, या हमारी आत्मा जो है, ये जो लाइफ की जर्नी है वो कंप्लीट करती है। तो जर्नी पर हम निकलते हैं, और अगर रथ टूटी फूटी हो या अगर रथ खराब हो तो जर्नी कठिन हो जाती है। अगर कार जिसमें हम जर्नी कर रहे हैं वो खराब है, बार बार उसे धक्के मारने पड़ रहे हैं, तो जर्नी खराब हो जाती है। तो इतना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी, क्योंकि वो हमारे सोल को कैरी कर रहा है, वो व्हीकल है जो हमारे सोल को इस जर्नी पर कैरी कर रहा है। और बॉडी जो है वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है हमारे ईगो सेल्फ का। ईगो जनरली एक बहुत नेगेटिव शब्द माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ईगो अगर है हम में तो अच्छी बात नहीं है, पर ईगो होना जरूरी है हम सब में। और वो ईगो जो है, या अहम जो है, वो सही मात्रा में हम सब में होना जरूरी है, नहीं तो हम अपने आप को जान नहीं पाएंगे। ईगो जिसमें कम होता है वो विक्टिम मेंटालिटी में बहुत ज्यादा रहते हैं। वो ये समझते हैं कि हम लाचार हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम बेचारे हैं। तो ईगो भी होना जरूरी है। जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन हमारे ईगो सेल्फ का है वो है बॉडी, और हमारी पर्सनालिटी का रिप्रेजेंटेशन है हमारी बॉडी। आप सबने ये चीज एक्सपीरियंस करा होगा अपने लाइफ में कि हम किसी को पहली बार मिलते हैं तो उसके चाल ढाल से, उसके वो जिस तरह से वो चलते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से दिखते हैं, उनके बारे में हम बहुत कुछ बता पाते हैं। तो बॉडी एक ऐसी लैंग्वेज या एक ऐसी भाषा बोलता है जो शब्दों से परे होता है, और वो हमारी पर्सनालिटी को एक पूरा दर्शाने के लिए जरूरी है कि हमारे पास एक बॉडी हो, एक शरीर हो। और हम एक दूसरे के बारे में जब हम मिलते हैं किसी के साथ फर्स्ट टाइम, तो बहुत सारे ओपिनियंस हम फॉर्म करते हैं उनको देखकर। वो जिस तरह से बातें करते हैं, उनके हाथ के जेस्चर्स जैसे होते हैं, या उनके चेहरे के भाव जैसे होते हैं, उसके हिसाब से हम बहुत कुछ उनके बारे में जान पाते हैं। और बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम सबने सुना है, हम सबने बातें करी है, हम सबने सीखा है अपने स्कूल कॉलेजेस के डेज में कि बॉडी लैंग्वेज कितना मैटर करता है। अगर कोई ऐसे हाथ को बांधे हुए बैठा है, इसका मतलब कि वो रिसेप्टिव नहीं है। और बहुत कुछ हमें सिखाया गया है कि हमें किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से हैंडशेक करना चाहिए, किस तरह से हमें एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। तो
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बॉडी की इंपॉर्टेंस जब हम इंटरेक्शन में आते हैं और हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, सोशल होते हैं, तो बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक दूसरे के बारे में जो एक छवि है वो हम बनाते हैं बॉडी के द्वारा। जो हमारे थॉट्स हैं या हमारे विचार हैं या हमारी एजुकेशन है या हमारा जो इंटेलिजेंस है वो बॉडी के बाद आता है। द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज हम एक दूसरे के बारे में देखते हैं या एक दूसरे को जिस तरह से पहचानते हैं वो है हमारी बॉडी। आज अगर मैं स्नेहा हूं तो वो मेरी बॉडी की वजह से हूं। ये जो मेरी बॉडी है वो उसका नाम है स्नेहा। सोल का नाम स्नेहा नहीं है, बॉडी का नाम है स्नेहा। तो जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बॉडी हमारी जो है वो हमारी सारी मेमोरीज को कैरी करता है। वो हमारी जो सारी इम्प्रिंट्स जो हम पर छाप पड़ी है आज तक, और आज तक जो मैं बोल रही हूँ वो इस जन्म का भी बोल रही हूँ और पिछले सारे जन्मों को जो हमने जिया है उन सब का छाप हमारे शरीर पर मौजूद है। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी। अगर हम स्पिरिचुअलिटी में से कंसिडर करें और इसकी बातों को सुने तो हम बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। और बॉडी जो है वो हमारे इमोशनल हेल्थ के बारे में, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में भी बताता है। अगर हम ट्यून्ड रहते हैं या हम अपनी बॉडी से इनसिंक रहते हैं तो बहुत कुछ हमारी बॉडी हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचा देता है। यहाँ पर मैं एक दो स्टोरीज अपनी शेयर करूंगी, क्योंकि जब हम एग्जाम्पल्स बताते हैं तो आपको समझ में आता है कि बॉडी कितनी इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ जैसा मैं बचपन में थी, मैं अभी आप मुझे देख पाते हैं कि मैं मोटी हूं और चबी हूं बहुत ज्यादा, लेकिन बचपन में मैं बहुत पतली दुबली थी और वेट मेरा ज्यादा नहीं था। क्लास 1 के बाद, क्लास 1 में मैं शायद 6 साल की या 7 साल की हुई होंगी। उसके बाद मुझे क्लास 1 से आगे तक मेरे साथ इनअप्रोप्रिएट टच का सिलसिला स्टार्ट हुआ। मेरे घर पर मेल स्टाफ होते थे, ड्राइवर होते थे या मेल स्टाफ होते थे, उन्हें भेजा जाता था मुझे स्कूल से लाने के लिए, और वो रास्ते में मुझे यहाँ वहां हाथ लगाते थे। और फिर क्लास 1 के बाद मुझे एक ट्यूशन टीचर मुझे घर पर लगा दिया गया, जो मेरे दादाजी के फ्रेंड थे और वो मेरी दादाजी की उम्र के थे। और वो उन्होंने बहुत ज्यादा अब्यूज किया मुझे। और उनका ये तरीका होता था कि वो जब आते थे पढ़ाई कराने और मैं अगर अच्छा नहीं कर रही होती थी, मैं अच्छे से नहीं लिख पाती थी या आंसर्स उन्हें नहीं दे पाती थी, तो वो मुझे पनिशमेंट के तौर पर मेरे लिप्स पर किस करते थे। और उसको अवॉइड करने के लिए मैंने अच्छा पढ़ाई करना स्टार्ट करा कि अगर मैं सारे आंसर्स दे दूंगी, मैं 10 on 10 ले आऊंगी। वो जो टेस्ट देते थे मुझे, तो ये मुझे नहीं करेंगे ऐसा। और फिर मैंने जब पढ़ाई अच्छी करनी स्टार्ट करी और उनके सारे जो प्रश्नों का उत्तर मैंने सब कुछ सही सही देना स्टार्ट करा, तो फिर वो पनिशमेंट दे नहीं पाते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि अब तुम्हारा रिवॉर्ड है ये कि तुमने बहुत अच्छा करा है। तो मुझे वो लिप पर किस करते थे और जबरदस्ती करते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। जबकि कमरे का दरवाजा जो है वो खुला रहता था और बाहर सब परिवार वाले रहते थे, लेकिन वो इस तरह से वो मौका ढूंढकर और ये करते थे कि किसी को कुछ पता नहीं चलता था। मैं बच्ची थी, मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जाकर किसी को ये बात बोलूं, क्योंकि वो मेरे दादाजी के फ्रेंड थे। और ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा। और क्लास 3 में उन्होंने मुझे अश्लील तस्वीरें दिखाना और उनके बारे में बातें करना स्टार्ट करा। क्लास 3 में एक बच्चा 8-9 साल का होता है ज्यादा से ज्यादा, मतलब दैट इज द ज्यादा से ज्यादा उम्र उसकी 8-9 साल की होती है। और तब तक माँ बाप ने मेरे साथ ये सारी बातें नहीं करी थी क्योंकि मैं बच्ची थी, लेकिन वो जो मेरे ट्यूटर आते थे उन्होंने बहुत ऐसी सारी बातें मुझे बताना स्टार्ट करी, जो एक बच्चे के मन में बहुत बुरा प्रभाव जो है वो डालना स्टार्ट करती है। और क्लास 3 के बाद ही, क्लास 3 में मुझे टाइफाइड हुआ बहुत जोर से और मैं बीमार पड़ना स्टार्ट हुई, क्योंकि मुझे था कि
ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो बॉडी ने उससे रिएक्ट किया और बीमार पड़ना स्टार्ट हुआ। टाइफाइड हुआ, बहुत ज्यादा टाइफाइड में मैं रही। उसके बाद से मेरी बॉडी ने वेट पुट ऑन करना स्टार्ट करा, वो प्रोटेक्शन, वो क्योंकि बॉडी समझता है कि अगर हम वेट ले आते हैं आसपास तो हमें प्रोटेक्टेड फील होता है, हमें सेफ फील होता है। और इसी तरह से उसी के बाद से मैंने वेट पुट ऑन करना स्टार्ट करा। और ये जो मेल टच या इनअप्रोप्रिएट टच मेरे साथ बहुत सालों तक रहा, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं वेट लूज करूं तो वो काम करता था, कभी नहीं करता था, क्योंकि बॉडी जो है वो इमोशंस पर रिएक्ट करती है। बॉडी जो है वो हम कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उसी हिसाब से वो अपने आप को बना लेती है, क्योंकि वो बैलेंस उसे क्रिएट करके रखना है। इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो हमारे जो हमारे साथ होते हैं वाक्य, उस हिसाब से हमारी बॉडी भी चेंज होती है। और जब इवेंचुअली जब मैंने इन सारी चीजों पर काम करा, इतना ज्यादा मुझे उस चीज का ट्रॉमा था कि मैं अपने हस्बैंड को भी किस करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। और हाल ही में मैंने 1-2 साल के पहले जब मैंने इसके बारे में काम करा और इनर चाइल्ड वर्क करा और वो सारी चीजों को हील करा, और उनको जो थे परपेट्रेटर थे या जो ट्यूटर थे मेरे, उनको मैंने हील करा। इस चीज के लिए मैं अपनी मम्मी को भी बहुत ब्लेम करती थी कि आप चाहते तो मुझे सेफ रख सकते थे, लेकिन जब काम करा तो मैंने रियलाइज करा कि नहीं, उनकी भी गलती नहीं थी। और उसके बाद से फिर जो है वेट में थोड़ी सी चेंजेस आना स्टार्ट हुई और वेट जो है वो स्टेबल होना स्टार्ट हुआ। तब तक अभी हाल 2-3 साल पहले तक कंटिन्यूअसली मेरा वेट जो है बढ़ता चला जा रहा था, और 2 साल पहले से थोड़ी सी स्टैग्नेशन स्टार्ट हुई। और अब मुझे ये लगता है कि अब मुझे इस वेट की जरूरत नहीं है और मैं लेट गो कर सकती हूँ। मुझे अब प्रोटेक्शन जो मेरे बॉडी ने प्रोवाइड करा उसकी अब जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जो है हमारा बॉडी रिएक्ट करता है हमारे कोई भी हमारे साथ जो होता है। यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल दूंगी, ये तो एक बहुत सीरियस सा एग्जांपल है। मुझे हाथों में बहुत दर्द रहता था, और ये हाथों का दर्द अचानक होता था, अचानक चला जाता था। कोई इसका रीजन नहीं था, सिर्फ एल्बो से लेकर फिंगर टिप्स तक मुझे बहुत दर्द होता था हाथों में। और बहुत सारे टोटके करे, काले धागे को बांधा और बहुत कुछ करा, लेकिन हाथों का दर्द बहुत परेशान करता था। तो मैंने फिर पढ़ना स्टार्ट करा कि ये हाथों के दर्द से किस चीज का रिलेशनशिप है और क्यों हो रहा है हाथों का दर्द। मुझे ये जिज्ञासा आई मन में कि मैं जानूं कि हाथों का दर्द, क्योंकि कुछ भी ऐसा कर नहीं रही हूँ, कोई मेडिकल रीजन नहीं है। और ये वियर्ड है कि आपको एल्बो से लेकर सिर्फ ये ऊपर के हाथ में दर्द हो रहा है। मुझे इतना दर्द होता था कि मैं अंगूठी का वेट भी बेयर नहीं कर पाती थी, मुझे सब खोलकर ऐसा लगता था मैं रख दूं। और फिर मैंने जब स्टडी करी, स्टार्ट करा कि क्या रीजंस हो सकते हैं हाथ के दर्द के, तो मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन आई कि जब मैंने किताबें पढ़ी, लुई है की किताब पढ़ी, तो वहां पर लिखा हुआ था कि जब आप रीच आउट नहीं कर रहे हैं, जब आप दोस्त नहीं बना रहे हैं अपनी जिंदगी में, या बहुत अकेले रहने की आदत पड़ चुकी है, तो हाथों में दर्द आता है। तो ये चीज जो है, ये जैसे ही मैंने एक ऐसी रेजोनेंस आई कि हाँ ये कहीं ना कहीं मेरे साथ सही है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत फ्रेंडली हूँ, बहुत घुल मिल जाती हूँ, लेकिन सामने से किसी को भी अप्रोच नहीं करती और सामने से जाकर किसी से बातें नहीं करती। मेरा परिवार भी बहुत बड़ा है, तो मेरी सास अगर बैठी है या मेरी देवरानियां अगर बैठी हैं, तो वो आकर मुझसे बातें करेंगी तो मैं बहुत घंटों तक उनसे बातें कर लेती थी, लेकिन जाकर उनसे कभी भी बातें नहीं करती थी। और ये चीज मैंने रियलाइज करी कि ये मेरे में कमी है कि मैं रीच आउट नहीं कर रही हूँ, मैं लोगों को के साथ जुड़ने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। अकेलापन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो जब मैंने इस पर काम करना स्टार्ट करा कि मैं आगे बढ़ूं, मैं सामने से किसी से बातें करूं जाकर और नए लोगों से मिलूं, नए लोगों से इंटरेक्ट करूं, तो ये हाथों का दर्द चला गया अपने आप। सो दिस इज हाउ बॉडी इज इम्पोर्टेंट। और यहाँ पर मैं पास्ट लाइफ की भी एक मेमोरी मेरी शेयर करूंगी कि मेरी जो पास्ट लाइफ मेमोरीज में, ऐसे बहुत सारे पास्ट लाइफ्स में मैंने देखा है
कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बहुत तकलीफ दी गई है किसी पास्ट लाइफ में मेरे, और जिसकी वजह से इस जिंदगी में भी वो इम्प्रिंट्स मौजूद हैं। मेरे जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं, जो अगर आप थोड़ी सी मेडिकल जानते हैं तो यूट्रस से ओवरीज तक एक ट्यूब जाती है, वो कॉन्जेनाइटली मेरे डिफेक्टिव हैं और बचपन से ही उनमें डिफेक्ट है और वो ठीक तरह से बने हुए नहीं है। और ये मैं हमेशा वंडर करती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है और क्यों हुआ। और फिर मैंने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करी अपने ऊपर, तो 2-3 लाइफ टाइम्स मैंने ऐसे देखे जहां पर मुझे बहुत पीड़ा पहुंचाई गई है उन अंगों में, और केमिकल्स बहुत सारे वहां पर यूज हुए हैं, जिसकी वजह से वो इम्प्रिंट आज तक मेरी बॉडी कैरी कर रही है। वो इम्प्रिंट जो है वो आज तक, वो मेमोरी जो है, उस पीड़ा की मेमोरी वो आज तक जो बॉडी है वो कैरी कर रही है। तो वो इतनी ज्यादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर जो है पीड़ा पहुंचाई गई थी कि मुझे इवेंचुअली मेरा यूट्रस रिमूव करवाना पड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो इस तरह से जो है हमारी बॉडी हमको बताती है कि हम कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं और क्या रीजंस है कि बॉडी हमारी इस तरह से रिएक्ट कर रही है, और किस तरह से हम अपनी बॉडी की बातें सुनकर अपनी पूरी की पूरी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। तो बॉडी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में। और ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, जो लुई हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ, ये जरूरी है, दिस इज मैंडेटरी, आप सबको पढ़ना, ये मैंडेटरी है। इसमें हिंदी का अनुवाद भी अवेलेबल है, लुई हे की किताब यू कैन हील योर लाइफ। ये किताब जो है मैं अपने पास हमेशा रखती हूँ, और अगर इसकी हिंदी की पुस्तक भी अवेलेबल है, प्लीज आप सब ये किताब जरूर पढ़ें, बिकॉज इट इज अ वंडरफुल बुक, और हमें ये बताती है कि हमारी बॉडी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में, और कैसे हमें उसकी बातों को सुनना चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब जैसे हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम अगर किसी को है, तो उनको ज्यादातर अनसॉल्व्ड इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, जो वो इमोशंस को अपने फेस नहीं करना चाहते, उन पर काम नहीं करना चाहते और उन्हें दबा कर रखा हुआ है। तो वहां पर जो है हाई ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स आते हैं। लो ब्लड प्रेशर होता है जहां पर उन्हें बचपन में प्यार नहीं मिला हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी जिंदगी जीकर क्या फायदा जहां पर प्यार नहीं है। तो जहां पर एक बच्चे को बचपन में प्यार नहीं मिला है, वहां पर उन्हें ज्यादातर देखा जाता है कि लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम उनको आता है। हार्ट प्रॉब्लम्स उनको आते हैं जिनको क्लचिंग फियर, बहुत ज्यादा डर अगर है जिंदगी में, तो हार्ट प्रॉब्लम्स आते हैं। और लैक ऑफ जॉय, अगर जॉय नहीं है, अगर खुशी एक्सपीरियंस करने से डरते हैं, तो वहां पर हार्ट प्रॉब्लम्स जो है वो मैनिफेस्ट होते हैं। डायबिटीज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के दिन। तो ये इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लॉन्गिंग फॉर व्हाट माइट हैव बीन, कि अगर मेरी जिंदगी काश ऐसी होती, काश मेरी जिंदगी वैसी होती, मेरे पास काश ऐसा होता। तो ये सारी बातें जब हमारी जिंदगी में, कोई रिग्रेट होता है कि हम ऐसा नहीं कर पाए अपनी जिंदगी में, ऐसा हमें करना चाहिए था, वहां पर डायबिटीज के प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट होते हैं। और ग्रेट नीड टू कंट्रोल, अगर हम बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है अपने लाइफ में, तो वहां पर डायबिटीज आता है। और अगर हमारे अंदर बहुत दुख भरा है, वहां पर डायबिटीज आता है। और हम अगर अपनी जिंदगी की मिठास को भूल चुके हैं, हम मिठास जो जिंदगी की मिठास है उससे हम परे जा चुके हैं, तो वहां पर डायबिटीज आता है। हम जब तक अपनी जिंदगी की मिठास से जुड़े हुए हैं तब तक डायबिटीज नहीं होगा आपको। ओबेसिटी, जैसे मैंने अपने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, तो वहां पर एंगर अगर है हमारे अंदर और नीड फॉर प्रोटेक्शन, तो मैंने ये बताया कि जब मेरे साथ वो सारे चीजें हो रही थी तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा भी भर गया था कि, और मैंने अपने आप को मैस्कुलिन बना लिया ताकि मैं लड़कों को जो है दूर रख सकूं अपने साथ और वो मुझसे डरे। तो एंगर और नीड फॉर प्रोटेक्शन, ये दोनों ही मेरे रीजंस थे जिसकी वजह से मुझे मोटापा हुआ या मैं मोटी हो गई। तो ओबेसिटी जनरली एंगर या नीड फॉर प्रोटेक्शन, या हमें जब सेफ फील नहीं होता तब हमें ओबेसिटी आती है।
और नी पेन्स, ये एक क्लीशेड प्रॉब्लम है ओल्ड एज का। हम बुढ़ापे में आते हैं तो हमारे घुटनों का दर्द जो है वो आता है, और ये होता है इनफ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज। अगर हम इनफ्लेक्सिबल है, हम बदलना नहीं चाहते, हमें ऐसा लगता है कि हमारे जमाने में जो था वो अच्छा है और अभी जो हो रहा है वो अच्छा नहीं है, समय के साथ हम बदलना नहीं चाहते, हम अपनी विचारधाराओं पर बहुत ज्यादा रिजिड है, बहुत ज्यादा फर्म है, तो नी पेन्स या घुटनों का दर्द आता है। एंकल में हमें दर्द, अगर एड़ियों में दर्द है तो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट की कमी लगती है हमारे जीवन में, जिसकी वजह से हमें एड़ियों में दर्द महसूस होता है। शोल्डर्स में अगर किसी को प्रॉब्लम है, शोल्डर्स में अगर दर्द है, तो वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से बर्डन हुए हैं अपनी जिंदगी में, और उनको ऐसा लगता है कि जितना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी है उसका बोझ मैं नहीं उठा सकती, तो उन्हें शोल्डर्स में प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। और किडनी में फियर, अगर बहुत ज्यादा फियर है तो किडनी प्रॉब्लम्स होता है। और ग्रीफ, अगर बहुत अनरिजॉल्व सॉरो और ग्रीफ है तो वो लिवर प्रॉब्लम्स में टर्न हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो वो जो नेगेटिव इमोशंस हैं अपने, वो लेट गो करना नहीं चाहते, उनको ऐसा लगता है हम उससे पकड़ कर रखेंगे और नेगेटिविटी को हम अपनी लाइफ से हटाना नहीं चाहते, तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। जिन्हें लूज मोशंस के प्रॉब्लम ज्यादातर होते हैं, उनका ऐसा होता है कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में जो हो रहा है, वो एक्सेप्ट कहीं ना कहीं नहीं कर रहे हैं कि उनकी जिंदगी में ये जो हो रहा है ये मुझे एक्सेप्ट करना है, तो वो लूज मोशंस के हिसाब से मैनिफेस्ट होता है। इस तरह से हम बहुत सारी चीजें जो है अपनी जिंदगी में, वो हमें पता चलती है हमारी बॉडी की आवाज अगर हम सुने तो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ये जरूरी है कि हमें अपनी बॉडी की जो आवाज है उसे हमें सुनना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो भी बुजुर्ग, जो भी 50+ जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे मेरी एक दरख्वास्त है कि प्लीज अपने आप को बूढ़ा ना समझे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि बूढ़ा जो है वो एक मानसिक, इट्स द स्टेट ऑफ माइंड। हम जैसे अपने बुढ़ापे के बारे में सोचेंगे, हमारा बुढ़ापा वैसा ही होगा। और अगर हम सोचेंगे कि हाय बुढ़ापे में तो घुटनों का दर्द आता है, कमर का दर्द आता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा और हमें बिस्तर पर रहना पड़ेगा, हम एक्टिव नहीं रह पाएंगे, बीमारियां आ जाएगी, तो वैसा ही होगा आपके साथ, एग्जैक्टली वैसा ही होगा। अगर आप आपके बारे में ये सोचते हैं, अपने आप के बारे में ये समझते हैं कि बूढ़े होकर हमें ऐसी जिंदगी मिलेगी और हम डिपेंडेंट हो जाएंगे लोगों पर, हमें केयर की जरूरत होगी, तो एग्जैक्टली वैसा ही होगा आपके साथ। और दूसरे ही में अगर आप अपने बुढ़ापे में या अपने ओल्ड एज में कुछ नया करने की सोचे, कुछ नया सीखने की सोचे, कुछ नया बनने की सोचे, तो आपका बुढ़ापा क्लीशेड नहीं होगा, घुटनों का दर्द नहीं आएगा, वीक आप नहीं होंगे, बॉडी आपकी स्ट्रांग रहेगी। यहाँ पर मैं एग्जांपल दूंगी, हरियाणा से ही हमारी शूटर दादियां हैं जो 60 इयर्स की उम्र में उन्होंने शूटिंग सीखी और बुढ़ापा उनको एक चैलेंज की तरह उन्होंने लिया। फिर यूरोप में 80 साल की एक महिला है जो उन्होंने 80 साल की उम्र में मैराथन रनिंग करना स्टार्ट करा। 94 इयर्स ओल्ड मॉडल है आयरिस एप्फेल, बहुत फेमस है अमेरिका में, 94 है उनकी उम्र और वो एक मॉडल है। तो और पंजाब से एक दादी का मैंने आर्टिकल पढ़ा था, वो 90 इयर्स की उम्र में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, बेसन की बर्फियों को बनाकर वो बेचना स्टार्ट करा उन्होंने, और 94 की अभी है वो, और 4 साल में उन्होंने खूब पैसे कमाए हैं। तो एज इज जस्ट अ नंबर, एज जो है वो सिर्फ एक नंबर है। और आप अगर अपनी बॉडी की बातों को सुने, अगर अपनी बॉडी की बातों को समझें, तो 100 साल जीना हम सबके लिए इजीली पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो भी मौजूद है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज हम सब ये लेते हैं, एक छोटा सा प्रॉमिस अपने आप से करते हैं कि हम सब वी विल ऑल एम टू लिव 100 years, और हम अपनी बॉडी की बातों को सुनकर
और कुछ नया करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। जो भी यहाँ पर 50 इयर्स प्लस है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो आज तक नहीं किया, जो बचपन में सोचते थे कि कभी समय मिलेगा तो ये सीखूंगी या सीखूंगा, ये डांस फॉर्म हो या आर्ट हो या गाड़ी चलाना हो या स्विमिंग सीखना हो या कोई भी स्पोर्ट हो या फोन चलाना हो या ऐसी कोई भी बातें हो, एक नया चीज जरूर सीखे, एक नई लैंग्वेज सीखे, एक अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है तो खाना बनाना सीखें, और अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है तो गाड़ी चलाना सीखें। अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करना बहुत जरूरी है। अपने आप देखेंगे कि आपकी बॉडी जो है वो एज करना बंद करती है, जो बॉडी है आपकी वो ज्यादा चुस्त रहती है। यस प्लीज, अगर आप सब ये एक निश्चय करें कि ऑल ऑफ अस शुड लिव 100 इयर्स, क्योंकि जो हमारी बॉडी, हमने बहुत मेटिकुलस प्लानिंग करके ये शरीर पाया, ये लाइफ पाई, तो उसे 60 में 3 साल पहले तक अगर आप मुझसे पूछते कि तुम्हें कितना जीना है, तो मैं ये बोलती कि 60-65 तक मुझे जीना है, क्योंकि बॉडी जो है वो खराब है और बीमारियों से ग्रस्त है, तो उससे ज्यादा अगर जीऊंगी तो फिर खराब हो जाएगा और मुझे बेड पर रहना पड़ेगा, तो मुझे नहीं ऐसी लाइफ चाहिए। और फिर जब मैंने स्पिरिचुअल काम किया और मैंने जाना कि कितनी खूबसूरत जिंदगी है और कितनी मेहनत से हम यहाँ पर आते हैं, तो मैंने बोला नहीं नहीं, अब यहाँ पर आ गए हैं तो इस मौके को वेस्ट नहीं करना है। तो अब मुझे कोई भी पूछता है तो मुझे ऐसा है कि मैं एटलीस्ट मुझे 100 इयर्स तो जीना ही है, उसके बाद अगर 2-4-5 साल और मिल जाए तो वो और प्लस प्लस। तो मुझे जितना भी यहाँ पर काम हो सके मुझे करना है, और हर एक दिन मुझे एक नया कुछ करना है, मुझे नया कुछ सीखना है, और अपने तजुर्बे से मुझे लोगों तक यही सोचे कि हम ओल्ड एज में जो भी मैंने जिया है उससे मैं अपनी एक प्रेरणा में बनूं, किसी का जीवन सुधारूं, किसी की चेहरे पर एक स्माइल लेकर आऊं। सो जितने भी लोग यहाँ पर 50 प्लस है, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने बुढ़ापे के बारे में सोचना स्टार्ट करें इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि सिर्फ आधी जिंदगी गई है आपकी, आधी और बाकी है। सो आप ये ना सोचे कि बुढ़ापा जो है वो अच्छी चीज नहीं होती है, और लुक फॉरवर्ड, ये इस अच्छी एक बहुत क्योंकि हम पक चुके हैं, और यस आई एड लाइफ टू योर एज। सो पत्री जी को हम जैसे, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं पत्री जी की, तो पत्री जी ऑल्सो एज में वो काफी बड़े हैं, लेकिन इतने एनर्जेटिक हैं, इतने ज्यादा वो चाइल्ड लाइक है कि उनकी एनर्जी हम भी मैच नहीं कर सकते। तो वैसी ओल्ड एज के लिए आप एम करें कि वैसा हमारा ओल्ड एज हो। हमें क्या क्या करना है अपनी जो बॉडी को, ये सब चीजें कैसे हमें पता चलेगी क्या करना है। तो ये मैं बताऊं कि जब तक आप मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगी कि एक बच्चा आपके पास अगर है और आपने उस बच्चे को कभी भी प्यार नहीं करा, अभी हमेशा उसे डांटा, फटकारा, उसे गंदी बातें करी, तो क्या वो बच्चा कभी आपकी बातों को सुनेगा या कभी आपसे कुछ बोलने की कोशिश करेगा? नहीं, वो बच्चा हमेशा आपसे दूर भागेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे डांट पड़ेगी। और वो सेम जो है हमारा शरीर करता है। हम जब तक अपने शरीर को प्यार नहीं करते तब तक हमारा शरीर हमसे बातें नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि शरीर कुछ भी बोलने का कोशिश करेगा तो हम उसे डांट देंगे। अगर दर्द है शरीर में कहीं पर तो हम अपने आप को कोसने लग जाते हैं कि कैसा शरीर दिया भगवान ने, और पीड़ा ही पीड़ा है, दर्द ही दर्द है, और बीमार है। तो शरीर जो है वो सोचेगा कि नहीं, इनसे बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये मुझे सिर्फ धुतकार रहे हैं, सिर्फ मुझे गालियां दे रहे हैं, तो इनसे बात नहीं करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो काम करना है वो है एक्सेप्ट करना है अपने शरीर को, वो जैसा है। सो अपने कपड़ों को उतारे, एक मिरर के सामने जाकर खड़े हो जाएं और एक्सेप्ट करें आपके बॉडी को, वो जैसा भी है, जिस कलर का है, जिस शेप का है। अगर फोड़े फुंसियां भी हैं तो उन फोड़े फुंसियों के साथ अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये मेरा शरीर है और मैं उसे पूरी तरह से गले लगाता हूँ। और उसके बाद आता है कि हमें अपनी बॉडी को प्यार करना है, हमें उसे आई लव यू बोलना है, उसे ये कहना है कि मैं आपको प्यार करता हूँ, आप जैसे हो मुझे आपको चेंज नहीं करना है। आप सारी झुर्रियों के साथ, सारी दागों के साथ, और जैसा कलर है, जितने बाल हैं, सबके साथ
मैं आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ, पूरी तरह से प्यार करता हूँ। और जब हम ये करते हैं तब हमारी बॉडी जो है हमें बातें बताना स्टार्ट करती है, हमें ये अब हमसे बातें करना स्टार्ट करती है। तो जब हमारी बॉडी हमसे बातें कर रही है तो हमें पहले तो उसे एक्नॉलेज करना है कि हाँ, ये कुछ ना कुछ हमारी बॉडी हमसे कहने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब तक हमको ऐसा लगता है कि हाँ, बॉडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और क्या हम ध्यान में बैठ जाएं और बॉडी का सेंस हमसे चला जाना चाहिए, तब तक बॉडी हमसे बातें नहीं करेगा। और जब हम ये समझ जाए कि हाँ, बॉडी भी हमसे बातें करता है और शरीर हमें नित कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता है, तो फिर हम उसे सुने कि वो क्या बता रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है हमारा शरीर हमारे खुद के बारे में, वो क्या हमें कहने की कोशिश कर रहा है। और जब हमें ये पता चलता है कि शरीर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो अपनी जिंदगी को उसी तरह से हमें चेंज करना है, उसी तरह से हमें अपने आप को बदलना है, ताकि जो हमारी बॉडी हमें बता रहा है हम उस पर अमल कर पाए। और धीरे धीरे आप देखिए कि बहुत सारी चीजें जो है आपकी जिंदगी में चेंज होती है, बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में बदल जाती हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी और ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में। और आप सबके पास, हम सबके पास ये पावर है अपनी बॉडी को हील करने का, हम सबके पास ये पावर है अपनी बॉडी को चुस्त रखने का, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने का। सो उस पावर को यूज करें, उस पावर को जाने ना दें और उस पावर को अच्छी तरह से उस पावर का इस्तेमाल करें। ओके, सो कोई भी क्वेश्चंस हो तो मैं अभी लूंगी, 10-15 मिनट्स हम क्वेश्चंस लेंगे, उसके बाद एक शॉर्ट मेडिटेशन। सो आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो। रेणुका जी बोलिए, अनम्यूट करके। हेलो दीदी। हेलो। आप जो डिजीज के बारे में बताए हैं, मेरा क्या प्रॉब्लम है, मेरे माथे में ना ऐसे कुछ रेंगता रहता है दीदी हर समय। तो वो क्या रीजन से हो रहा समझ नहीं आ रहा है। मैं सोच रही डॉक्टर को दिखाने का, लेकिन डॉक्टर पे एकदम बिलीव नहीं है मुझे कि वो क्या टेस्टिंग बोलेंगे, क्या उलझाएंगे, तो मेरे को जाना ही नहीं है वहां पर। लेकिन हर समय ऐसे कुछ सिर में मेरे वाइब्रेट होता रहता है, रेंगता रहता है कुछ। तो मैं अपने घर वालों को बताती हूँ तो वो लोग को समझ में नहीं आता है कि ये भी कोई प्रॉब्लम हुआ क्या। लेकिन मैं महसूस कर रही हूँ कि ऐसा कुछ मेरा बढ़ रहा है, कुछ प्रॉब्लम। क्या रीजन से हो रहा है और क्या करना चाहिए मुझे? आप ये ऑल द टाइम परसिस्ट करता है कि कभी कभी होता है आपको? जैसे होता है तो बहुत देर तक होता ही रहता है, फिर एक बार स्टॉप हो जाता है माइंड यहाँ वहाँ डाइवर्ट होने से। लेकिन जब अकेलापन या खालीपन रहता है उस समय ज्यादा होता है। तो आप देखें कि ये कब हो रहा है। ओके, व्हेन इज इट हैपनिंग, क्या चीज है जो ट्रिगर कर रही है इस चीज को। ठीक है। तो अगर ये परसिस्टेंट प्रॉब्लम है कि हमेशा होता है, तो फिर आपको मेडिकल हेल्प लेनी ही है, फिर आपको मेडिकल हेल्प लेनी ही है। लेकिन अगर आप जैसा बोल रहे हैं कि बंद हो रहा है फिर हो रहा है, तो आप देखिए कि क्या ट्रिगर कर रहा है, क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में जिसकी वजह से ये सेंसेशन आपको स्टार्ट हो रहा है। और डायरी मेंटेन करें अगर हो सके तो, जो इंसिडेंट्स, अगर सपोज करिए ऐसा है कि किसी से बातें हुई हैं और उसके बाद ये स्टार्ट हुआ, या आपने खाना, हाँ, तो सो यू हैव टू मेंटेन, और वो चीज देखे, पिन पॉइंट करे कि किस रीजन से ये हो रहा है। मैं अभी कुछ दिनों से जैसे अपने आप को बहुत अंडरस्टिमेट खुद ही से फील करने लग गई हूँ। तो वही थोड़ा सा बैक में जाने से हमको लग रहा है ऐसा हो रहा है कि अपने इम्पोर्टेंस में खुद समझ ही नहीं पा रही हूँ कि जो भी चीज है वो सब लॉस्ट हो रहा है कि क्या हो रहा है। एग्जैक्टली तो अगर ये आइडेंटिफाई करना और अपने आप को उस तरह से चेंज करना, तभी ये बॉडी जो साइंस दे रहा है वो बंद होगा। यहाँ पर शायद मेरी मासी नहीं है, मैं यहाँ पर शेयर करूंगी। मेरी मासी को है ना चिन के एरिया में जॉ लाइन पर रैश आना स्टार्ट हुआ था, और उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन खाई, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, और वो कैलकाटा में रहती हैं, और मैं गई थी कैलकाटा, तो वो मुझसे मिलने आई थी। मैंने उनको देखते ही बोला कि मासी आप डिस्टर्ब लग रहे हो, तो बोले हाँ कुछ ऐसा चल रहा है लाइफ में।
एंड ऑल दैट। तो फिर मैंने बोला कि रैश क्यों आया? बोले बस वो बहुत दिनों से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं दवाई खा रही हूँ, ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि मासी आप मेडिटेट करो, क्योंकि ये रैश जो है ये इमोशनल है, ये और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेडिटेशन करो, 11 डेज में अगर कम नहीं हुआ तो मुझे बताना, देन आई विल टेल यू। दी मेरे को भी ये प्रॉब्लम आया था, जैसे यहाँ पे कुछ ना इरिटेशन, जलन होता था। हाँ, तो वो अंदर का फीलिंग से सब और कनेक्टेड है। उन्होंने मुझे पता नहीं उनके मन में क्या आया, उन्होंने दवाइयां सारी स्टॉप करके और मेडिटेशन करना स्टार्ट करा, क्योंकि उनको था कि मुझे देखना है कि ये मेडिटेशन एक्चुअली वर्क कर रहा है नहीं। क्योंकि दवाई के साथ हम करते रहे तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ दवाई काम कर रही है और मेडिटेशन, या और उन्होंने दवाई स्टॉप कर और फिर मेडिटेशन करा। और 11th डे उनका फोन आया कि रैश ऑलमोस्ट जा चुकी है, और बाय द टाइम वो 40 डेज तक पहुंची, पूरा का पूरा प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो चुका था। फिर वो लेकिन ये समझ नहीं पाई कि रैश क्यों आया, किस लिए आया, वो नहीं समझ पाई थी। फिर उन्होंने मेडिटेशन अपना कंटिन्यू करा, और साल भर के बाद उनके लाइफ में एक ऐसी इंसिडेंट हुआ, तो वो रैश वापस से आ गया। तो वो सोच में पड़ गई कि ये क्या हुआ, और फिर उन्हें ये रियलाइज हुआ कि रैश उन्हें बता रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है। ये रैश जो है वो उन्हें ये चीज की चेतना दे रहा है या चेतावनी दे रहा है कि उन्हें अपने मेंटल स्थिति को ठीक करना है। और इंस्टेंटली उन्होंने थैंक यू बोला अपने रैश को, कि वो रैश ने मुझे जो चेतावनी दे दी कि मैंने अपने मेंटल स्टेटस में गड़बड़ी कर दी। और उन्होंने उस दिन ये रियलाइज करा कि ये रैश जो था वो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, वो मुझसे बातें करने की कोशिश कर रहा था। तो तब के बाद से वो बहुत अवेयर है कि बॉडी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यू हैव टू बी अवेयर। अगर आपको ये सेंसेशंस हो रहे हैं तो आप डायरी मेंटेन करें कि कब ये सेंसेशंस आ रहे हैं। अगर आप 4-5 दिन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। या एनीवन एल्स? हाउ टू टॉक टू योर बॉडी, इतनी सारे तरीके मैंने बताए। सबसे पहला चीज जो है, चैट बॉक्स पर दिव्या जी ने पूछा है, पहली चीज जो है जैसे मैंने बताया कि कपड़े खोलकर और मिरर के सामने खड़े हो जाइए। ये सुनने में आपको हो सकता है लगे अजीब, लेकिन करना इतना आसान नहीं है। मुझे बहुत साल लग गए थे ये करने में, और ये मैं अभी सबके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी छोटी बेटी है, 6 साल की होने वाली है, और उसे देखती हूँ तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। वो जब नहाने जाती है तो उसका एक रिचुअल है कि वो नहाने जाने के पहले, मेरे रूम में एक बहुत बड़ा सा मिरर है, वो मिरर के सामने खड़ी हो जाती है कपड़ों के बिना, और अजीब से पोज करके और डांस वाले पोज करके अपनी बॉडी को देखती है, और बहुत खुश होती है अपनी बॉडी को देखकर। और उसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये सबको करना चाहिए, क्योंकि अपनी बॉडी को देखना, अपनी बॉडी के आकार को देखना, वो हम कोई भी नहीं करते, हमको पता नहीं होता। और स्पेशली विमेन, जो लड़कियां होती है वो ज्यादातर कतराती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि लड़के भी अपनी बॉडी को ठीक तरह से देखते नहीं हैं। क्यों? मैं खुद एक लड़की हूं तो मुझे पता चलता है कि लड़की को कैसा फील होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़के भी इसी बोर्ड पर ट्रैवल कर रहे हैं और वो अपनी बॉडी को ठीक तरह से देखते नहीं है। और मैंने एक दिन अपनी बेटी को देखा कि वो मिरर के सामने खड़े होकर बहुत अजीब तरह से बेंड कर रही थी, कपड़े नहीं पहने थे, नहाने जाने वाली थी। तो मैंने उसे पूछा कि क्या कर रही हो रीत, और क्यों बेंड करा है, क्या व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? तो उसने मुझे बोला कि मम्मा मुझे मेरा वजाइना दिख नहीं रहा है, तो मैं वजाइना को देखने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं इतनी अमेज हो गई उसकी बातों को लेकर कि एक बच्ची अपनी बॉडी को देखना चाहती है। तो मैंने उसे एक मिरर दिया कि आप टेक योर टाइम और आप देखो, बैठकर अपने आप को पूरी तरह से देखो और तसल्ली करो कि आपकी बॉडी कितनी खूबसूरत है। तो एक बच्चा जो है इतने वंडर में रहता है, और हम जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी बॉडी को पूरी तरह से कि ढक के रखो और देखो मत, क्योंकि तुम मोटे हो गए हो और सब कुछ झूल गया है, और हम बाल हैं और हमें फोड़े फुंसियां हैं या हम काले हैं, तो हमें अपने आप को देखना नहीं है। लेकिन ये जरूरी है, बॉडी से बात करने के लिए उसे प्यार करना जरूरी है। तो पहला जो चरण है, यू ड्रॉप योर क्लोथ्स, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लव योरसेल्फ। अपने आप बॉडी आपसे बातें करना स्टार्ट करेगा, अपने आप बॉडी जो है आपको बताना स्टार्ट करेगा कि मुझे ये तकलीफ है, और ये तकलीफ यहाँ पर जो बातें चल रही है उसकी वजह से है। तो ये बहुत ही सिंपल है।
करने में लेकिन डिफिकल्ट भी है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना मैं बोल रही हूँ, उतना इट इज नॉट एज इजी। अगर अभी तक आपने ये किया नहीं है तो प्रैक्टिस चाहिए। और रोज सुबह जब ब्रश कर रहे होते हैं तो मिरर के सामने अपने आप को एक किस जरूर दें, अपने आप को आई लव यू जरूर बोले, और अपने आप को ऐसे थोड़ा सा जरूर करें, क्योंकि दैट इज इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट है, अपने आप को प्यार करना हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जैसे हैं हमें अपने आप को प्यार करना इम्पोर्टेंट है। जब हम ये करेंगे, जब हम प्यार करेंगे, आपने देखा है कि एक बच्चे से जब आप प्यार से बातें करते हैं, अब बच्चे को एक चॉकलेट देते हैं तो वो अपने आप भागकर आपके पास आ जाता है और कुछ कुछ बातें करने लग जाता है। तो बॉडी भी हमारी वैसी ही है, प्यार की भूखी है। हम थोड़ा सा प्यार करेंगे, अपने आप वो बातें करना स्टार्ट करेगा। यस। एनीवन एल्स? और किसी को कुछ पूछना है? अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है तो विल गो अहेड विद द मेडिटेशन। ठीक है? मैं म्यूजिक शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बस वॉल्यूम के लिए गाइड कर दे अनिल जी। जी। म्यूजिक आ रही है? जी आ रही है। वॉल्यूम ठीक है? वॉल्यूम भी ठीक है। ठीक। सब आंखें बंद कर लेंगे। जिन्होंने चश्मे पहने हैं वो चश्मे उतार कर रख देंगे। आराम से बैठेंगे। सामान्य सांस पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर आती जाती सांस को नमन करते हुए, हर आती जाती सांस को पूरी तरह से जिए। एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ लंबे गहरे सांस लेते हुए हर अंदर जाती सांस के साथ सारी ऊर्जा, सारी एनर्जीज को अपने अंदर लेते हुए, और हर बाहर जाती सांस के साथ सारा स्ट्रेस, सारी टेंशन शरीर से बाहर ले जाते हुए। एक बार फिर सामान्य सांस पर वापस आए। धीरे धीरे आपका शरीर पूरी तरह से आराम महसूस कर रहा है। अब अपने सर के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी का बॉल इमेजिन करें।
यह गेंद जिसमें रोशनी उपचारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, किसी भी साइज का हो सकता है। जितना बड़ा आप चाहें उतना बड़ा हो सकता है। बहुत ही सामान्य तरीके से आपके सर के ऊपर रखा हुआ है। इस रोशनी का रंग भी तय करें। महसूस करें इस गेंद को, इस रोशनी के गेंद को अपने सर के ऊपर। जैसे मैं 3 से लेकर 1 की गिनती करूं, अपने आप को अनुमति दें कि इस गेंद से ये उपचारात्मक रोशनी ब्रह्मरंध्र द्वारा आपके मस्तिष्क में प्रवेश करे। 3, धीरे धीरे रोशनी आपके ब्रह्मरंध्र द्वारा 2 मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है और 1। यह रोशनी अब आपके मस्तिष्क को बाहर और अंदर से पूरी तरह से प्रज्वलित कर रही है। हर एक कण, हर एक कोने में बह चली है। मस्तिष्क से होकर पूरे चेहरे में बह चली है। पूरा चेहरा प्रज्वलित हो चुका है। गर्दन की ओर बढ़ रहा है। अंदर और बाहर से कंधों की ओर, कंधों से होते हुए हाथों की ओर, उंगलियों के टिप्स तक पूरी तरह से इस रोशनी का प्रवाह आपके शरीर में कंधों से होते हुए पीठ की तरफ पूरे स्पाइनल कॉर्ड को प्रज्वलित करता हुआ छाती की तरफ आपका हृदय पूरी तरह से इस रोशनी में प्रज्वलित होता हुआ, जो रक्त बह रहा है उसमें भी ये रोशनी के कण घुल मिलते हुए आपके फेफड़े अंदर और बाहर से पूरी तरह से प्रज्वलित होते हुए धीरे धीरे यह रोशनी पेट की तरफ बढ़ रही है। हर एक अंग को प्रज्वलित कर रही है। योनि की तरफ बढ़ रही है, हिप्स की तरफ बढ़ रही है, जांघों में अंदर की मांसपेशियों को पूरी तरह से प्रज्वलित करती हुई घुटनों की ओर
बढ़ रही है, पैरों की ओर, धीरे धीरे आपका पूरा शरीर अंदर और बाहर से इस रोशनी में डूब चुका है। आपके चारों ओर एक कैप्सूल की तरह यह रोशनी मौजूद है। इस स्थिति में पूरा शरीर ऊर्जात्मक महसूस कर रहा है। इस स्थिति में पूरा शरीर परफेक्टली फंक्शन कर रहा है। हर एक अंग पूरी तरह से स्वच्छ है। इस स्थिति में अपने आप से कहें, पूरे मन से अपने शरीर को अपनाती हूं। जैसा है मेरा शरीर, वैसा ही उसे बहुत प्यार करती हूं। आज के बाद जो कुछ भी मेरा शरीर मुझसे कह रहा है, उसे सुनने के लिए मैं तैयार हूं। अपने शरीर से बातें करने के लिए मैं तैयार हूं। इस समय मैं चाहूंगी कि आप अपने शरीर को पूरी तरह से जांचें। कौन सा ऐसा अंग है जो आपसे कुछ कहना चाह रहा है, दर्द बनकर या सेंसेशंस द्वारा? किस तरफ आपका शरीर इशारा कर रहा है? उस अंग को आइडेंटिफाई करें जो आपसे कुछ कहना चाह रहा है। क्या महसूस कर रहे हैं आप
दर्द है, भारीपन है, या कोई सेंसेशंस हो रहे हैं, पूछे उस अंग से, क्या कह रहे हो आप? देखने की कोशिश करें पहली बार आपको कब यह दर्द या ये सेंसेशन या ये भारीपन महसूस हुआ था। अपने आप को अनुमति दें उस पल में जाने के लिए जब यह पहली बार हुआ था। इस समय जो भी आपके मन में आ रहा है उसे आने देंगे, रोकेंगे नहीं। पहली बार कब महसूस किया था ऐसा? जाएं उस पल में, क्या हुआ था आपके साथ? जब चाहें आप अपनी शरीर से बातें कर सकते हैं। आज से आपका शरीर जो भी कहना चाहे वह सुनने के लिए आप पूरी तरह से तैयार। धीरे धीरे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वर्तमान की ओर वापस आएंगे। 1 से लेकर 3 की गिनती पर 1। अब आप
अपने शरीर से बातें करने के लिए तैयार हैं, तो सारी ऊर्जा, सारे अनुभवों को अपने साथ लाते हुए, 3 पूरी तरह से वर्तमान में वापस आते हुए अपना समय लेंगे। जब भी आप तैयार हो, हाथों को आंखों पर रखकर आंखें खोल लेंगे। स्नेहा जी, बहुत ही उम्दा सेशन और विषय बहुत ही गंभीर, बहुत ही संजीदा और बेहद जरूरी भी। मेरा ऐसा मानना है कि हम जमाने भर से बातें करते हैं, कभी अपने आप से बात नहीं करते। तो आज आपने एक कला सिखा दी कि कैसे अपनी फिजिकल बॉडी को एड्रेस करना है, कैसे उसको ड्रेस करना है। तो बहुत ही ज़रूरी है ये, और बहुत से मसले हल हो सकते हैं, बहुत सी चीज़ें सुलझ सकती हैं, और बहुत सी बीमारियां दूर हो सकती हैं अगर हम इसको सही तरीके से अपनाएं। जिस दिन हमारी डायलॉग शुरू हो गया, आपस में बातचीत शुरू हो गई, जो अनबन इतने सालों से है, वो अनबन जिस दिन खत्म हो गई और अपने से बननी शुरू हो गई, बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो समस्याएं सुलझती जाएंगी और जिंदगी आसान हो जाएगी, खुशनुमा हो जाएगी, एक उत्सव बन जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन विषय और ध्यान भी बहुत खूबसूरत। आपका सत्तर तो हमेशा ही गजब का होता है स्नेहा जी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो कोई भी मच। दोस्त अपना हैंड रेज करके कोई बात करना चाहे तो उनका स्वागत है। अनिल जी। जी डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम स्नेहा। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मैडम, आपका सेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। आपने रियली बताया कि मैं कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर्ड हूँ, तो मैं बच्चों को हमेशा कहता था एप्रिशिएट योरसेल्फ। अगर कोई नहीं करता तो अपनी पैट आप ही कर लो। Yes. तो आपने तो आज बहुत आगे, क्योंकि कल हमारा मैडम सुषमा सराफ का था कि बॉडी इंटेलिजेंस, आज फिर बॉडी कॉन्शियसनेस पे आ गए। बॉडी अगर ठीक है तो मेडिटेशन होएगी। दिस इज वेरी ट्रू। क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि बॉडी इज ए व्हीकल टू कैरी योर सोल जर्नी। तो आपने अपनी एग्जांपल लेके, इट्स ए वेरी डेयर टू सेट हैव योर ओन एग्जांपल। दूसरों की एग्जांपल तो सारे देते हैं, लेकिन अपनी एग्जांपल को आगे प्लेटफॉर्म पे पेश करना, इट्स ए रियल करेज यू हैव। तो आपने बॉडी नहीं सर, मैं यहाँ पर आई एम नॉट, मैं करेज नहीं है। जब मैं काम कर रही थी अपने ऊपर, इन सारी बातों पर जब मैं काम कर रही थी, तब करेज की जरूरत जरूर थी। तब करेज जरूर मैंने अपने अंदर बनाया था। क्योंकि वो पूरा, मतलब वो इट इज अ डन थिंग। वो मुझे इमोशनल कुछ भी नहीं है वहां पर। इट इज बिकम अ स्टोरी, कि वो जो मैं एक स्टोरी की तरह सबके साथ शेयर कर पाऊं। जब मैं काम कर रही थी, जब इन सारी चीजों से जूझ रही थी, तब करेज जरूरी तो था। लेकिन यहाँ शेयर करने में मुझे बिल्कुल भी मैं करेज की जरूरत नहीं पड़ती है। और so nicely आपने बॉडी वेट, बॉडी पेन, बॉडी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और मैंने एक लाइन लिखी थी बीच में कमेंट्स में, ऐड लाइफ टू योर एज। क्योंकि आप कहते हैं ना 50 के बाद। मैंने एक बुक पढ़ी, इकिगाई, जो जापानीज बुक है, 100 ईयर ओल्ड जीते हैं। तो बुक में भी वही लिखा है कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए कि करना क्या है। ठीक है, अगर पर्पस होएगा तो आप अपने बारे में ज्यादा नहीं सोची जाओगे। ठीक है, बॉडी के बारे में सोचो। तो आपने जिस तरीके से इसको पेश किया, तो नेचुरली ये इंडेलिबल इंप्रेशन देगा सबके ऊपर, और बहुत अच्छा लगा।
मैं ध्यान पंजाब की तरफ से, विवेक परिवार की तरफ से, रूहानी मिलन परिवार की तरफ से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, आज जो सीख के जा रहे हैं इसके ऊपर विचार करना है, मनन करना है, इसको जिंदगी में अपना के जिंदगी को खूबसूरत बनाना है। अभी समय हो गया है आपसे विदा लेने का। तो चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं मुझसे कि मैं करतल आ रही हूँ क्या। मैं नहीं आ पाऊंगी इस साल, मैं कभी नहीं गई हूँ वहां पर, और मैंने सोचा था इस साल जा पाऊंगी, पर मेरी छोटी बेटी है और मुझे अगले साल 2 बार मुझे हैदराबाद वापस डॉक्टर न्यूटन के पास जाना है, तो मैं इतने ऑफर उसे छोड़कर नहीं जा सकती, इसीलिए मैं इस बार करतल नहीं आ पाऊंगी। मे बी नेक्स्ट ईयर। यस जी दोस्तों, और आप अगर कोई भी आप में से पुरी या भुवनेश्वर कभी आए तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आकर आप लोगों से जरूर मिलूंगी। दोस्तों, स्नेहा जी करताल नहीं जा रही हैं, ये ध्यान पंजाब में ही बनी रहेंगी हमारे साथ। यस। तो अभी आपको छुट्टी नहीं मिलने वाली स्नेहा जी ध्यान पंजाब से, छुट्टियां ज्यादा हो गई आपकी। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि छुट्टी मिले। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल फिर मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ, एक नए विषय के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए नजरिए के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक इजाजत, शुभ रात्रि, शब बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा।